आज हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स and they are also called as plant growth regulators. Plant hormones phytohormones and plant growth रेगुलेटर्स। इन तीनों में से कोई भी नाम इनको दिया जा सकता है। ये शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं PGRs। PGRs मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दे आर बेसिकली द केमिकल्स रिलीज्ड बाय अ सेल। कोई भी सेल इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो सकती है या कोई भी सेल जो होती है वो दूसरी सेल्स को भी अफेक्ट कर सकती है। जब हम नर्व का कंट्रोल पढ़ रहे थे तो हम उसको न्यूरल कंट्रोल बोलते हैं। न्यूरल कंट्रोल का एक सीधा सा एप्लीकेशन ये है कि नर्व्स एक दूसरे के साथ में, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। वो एक सेंसरी ऑर्गन से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एक चेन के फॉर्म में, एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। वो एक नर्व बनाते हैं। हमने उसको कहा था सेंसरी नर्व। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व जा रही है, वो इफेक्टर यानी हमारे मसल तक जा रही है और वहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये जो नर्व्स है इनके साथ में एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये हर सेल तक नहीं पहुँच सकती। ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी इम्पैक्टेड बाय द नर्व्स। नर्व्स खुद सेल्स है और वो हर सेल तक अपना रीच नहीं रख सकती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। नर्व्स स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करती है। उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है और उनका मेटाबॉलिज्म के साथ में कोई लेना देना नहीं होता। तो कुछ अलग टाइप का रिस्पॉन्स, एक डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स ऐसा होता है जिसको हम केमिकल कंट्रोल की तरह से देखते हैं। प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। केमिकल कंट्रोल यानी कि द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन with the help of the chemicals. These chemicals are special type of chemicals, special type of liquids which are released by the affected cells. उस affected cell में वो throughout the cell पहले तो फैल जाएंगे और उसके बाद अपनी सराउंडिंग सेल्स को वो स्टिमुलेट करेंगे। सराउंडिंग सेल्स में उन इस तरह के इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं। विद द हेल्प ऑफ देम वो खुद भी स्टिमुलेट हो जाती है और अपने आसपास की सेल्स को भी स्टिमुलेट कर सकती है। तो इस तरह से स्लोली ये रिस्पॉन्स स्लो होता है। नर्व जैसा क्विक रिस्पॉन्स नहीं है, बट दिस इज स्लो एंड स्टीडी रिस्पॉन्स। इट मे टेक टाइम बट इट्स इम्पैक्ट विल ऑल्सो लास्ट फॉर लॉन्गर। ज़्यादा टाइम के लिए इनका इम्पैक्ट रहता है। तो these hormones are released by some cells, some specified cells in humans. हम कुछ glands में देखते हैं कि there are some specialized glands because we have a control and coordination system in the form of nervous system. We have a circulatory system also in which blood can take the things along with it. So the hormones in humans are released directly into the bloodstream. They are manufactured somewhere else and they actually act to the site where they are required. They reach there with the help of bloodstream. In plants ब्लड सर्कुलेशन तो होता नहीं है, नर्वस सिस्टम जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती, तो एक सेल से दूसरी सेल में इसका मूवमेंट होता है। प्लांट्स में हॉर्मोन्स जो होंगे उनका मेन पर्पस होगा ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग्स।
This is the objective or the target goal of the hormones in plants. तो प्राइमरीली उनका काम ग्रोथ डेवलपमेंट है। प्लांट्स जब जर्मिनेट होते हैं उसके बाद से लेकर के उसको बढ़ना होता है डिफरेंट वेज में। हमने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, तब हमने वर्टिकल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात की थी, ब्रैंकियल ग्रोथ के बारे में बात की थी। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी एक अलग टाइप का ग्रोथ है। तो इस सब के लिए हॉर्मोन्स काम आते हैं, है ना। तो प्लांट हॉर्मोन्स जो हैं हम उनके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। ऑक्सिन्स, these are the group of hormones which are responsible for growth. Growth by cell elongation. इस बात को याद रखना। सेल डिवीजन से ग्रोथ आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड एंड दे इंक्रीज इन नंबर। ये वो बात नहीं हो रही है, ये हो रहा है सेल इलॉन्गेशन। सेल लंबी हो जा रही है, सेल को लंबा कर दे रही है ये। हाँ, जैसे कि हमने कहा था कल की क्लास में हम कह रहे थे फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के इन्फ्लुएंस में, लाइट के डायरेक्शन में शूट का, स्टेम का ग्रोथ। तो वो ग्रोथ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि समझो कि ये स्टेम है, तो स्टेम में जो हमारा हार्मोन है वो इस तरफ से लाइट आ रही है, तो हार्मोन ये फोटोफोबिक होता है। फोटोफोबिक मतलब लाइट से डरने वाला, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाता है। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इट विल गेट एक्यूमुलेटेड, और ये जिन सेल्स के कांटेक्ट में उन सेल्स का इलॉन्गेशन करेगा। तो ये सेल इलॉन्गेशन हो जाएगा इस तरफ की सेल्स का विच आर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, शेडी पार्ट। दिस इज द पार्ट एक्सपोज टू लाइट एंड दिस इज द शेडी पार्ट। तो जो शेडी पार्ट होता है वहां पर ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो यहाँ की सेल्स को इलॉन्गेशन करके, लंबा करके, और दूसरी तरफ स्टेम का ग्रोथ करवा देते हैं। यदि यहाँ की सेल्स लंबी हो जाएंगी तो ये स्टेम अपने आप ही उस तरफ बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट ऑक्सिन्स की इन्फ्लुएंस में होती है। ग्रोथ हार्मोन्स में जिबरेलिन्स हैं। जिबरेलिन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम ग्रोथ। ये स्टेम का जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच की जो जगह होती है उसको बड़ा करते हैं, है ना। मतलब इंटरनोड्स के बीच का गैप बढ़ाने का काम करते हैं और इससे भी वर्टिकल ग्रोथ होती है। ये इनका एक काम है। दूसरा काम इनका है सीड जर्मिनेशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जो है उसके अंदर फ्यूचर प्लांट है, तो उसका रूट का ग्रोथ करवाना, शूट का ग्रोथ करवाना, कॉटिलिडन्स को फिर वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे। यानी एक सीड में छुपा हुआ जो एम्ब्रियो है उसको प्लांट में कन्वर्ट करना, जर्मिनेट करवाना, ये जिबरेलिन्स का ही काम होता है। द थर्ड टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन्स आर साइटोकाइनिन। साइटो मतलब सेल, साइटोकाइनेज। साइटो मतलब सेल, काइना काइनेज यानी ब्रेक करने वाले, तोड़ने वाले। तो साइटोकाइनेज आर सेल डिवीजन प्रमोट करने वाले हार्मोन्स। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का सेल डिवीजन होता है वो भी इसमें आ गया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी फ्लावर में जो सेल डिवीजन होता है जो कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी इसमें आ गया। ऑल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनेज। तो ये सेल डिवीजन करके ये भी ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी इसमें ही इन्वॉल्व है। फिर ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं।
ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। एब्सिसिक एसिड इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ABA। एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिशन, दैट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स में ये क्या करेगा कि जैसे एडवर्स कंडीशंस आने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है या बहुत ज़्यादा हीट वेव आने वाली है, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो एट दैट टाइम प्रायर टू दैट ये जो काम की चीज़ें होती हैं जिनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत एनर्जी प्लांट की खर्च हुई है, उन सबको स्टेम में ट्रांसफ़र करने लगता है। जैसे लीव्स है, तो लीव्स में दो काम की चीज़ें होती है, एक तो स्टार्च, दैट इज द स्टोर फॉर्म ऑफ फूड। आपको पता है कि पहले फोटोसिंथेसिस में बहुत प्लांट की एनर्जी लगी थी, फोटोसिंथेसिस से जो बना था हमारा फूड, या तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाता है और या तो फिर वो स्टार्च बन जाता है। स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो वो लीफ की जो सेल्स में है उसको धीरे धीरे ये ट्रांसफर करेगा इनटू द स्टेम। दूसरा काम की चीज़ है क्लोरोफिल। दैट क्लोरोफिल ऑल्सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट, क्योंकि उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। तो उस क्लोरोफिल को भी स्टेम में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपको लीफ दिखती है पेल येलोइश लीफ हो जाती है ना, और फिर वो हवा चलती है गिर जाती है, दैट इज नोन एज विल्टिंग ऑफ लीव्स। So this is responsible for wilting of leaves, and it also it controls the seed germination. हमने कहा जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ये उसे कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा कि जो सीड है, सीड को जर्मिनेट होने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि एडवर्स कंडीशन है, बहुत गर्मी पड़ रही है, सीड पड़ा हुआ है ऐसी सॉइल में जहाँ पे 70-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, बहुत गर्मी में। तो ऐसे में क्या होगा कि वो सॉइल जो है उसमें पड़ा सीड जब तक पड़ा है तब तक तो उसके ऊपर बड़ा हार्ड कोट है, वो कॉटिलिडन्स के बीच में एम्ब्रियो छुपा हुआ है, तो दैट इज ऑलरेडी सेफ। बट अगर एडवर्स कंडीशन में सीड जर्मिनेशन हो जाए तो फिर ऐसे में वो जो न्यूली जर्मिनेटेड प्लांट है वो इतनी हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसे डिस्ट्रक्शन से बचाने का तरीका क्या हुआ कि आप उसका जर्मिनेशन होने ही ना दो। जब तक एब्सिसिक एसिड के इन्फ्लुएंस में सीड रहेगा, जब तक एडवर्स कंडीशंस रहेंगी तब तक एब्सिसिक एसिड के इन्फ्लुएंस में वो सीड रहता है, एंड इट डज नॉट अलाउ द सीड टू गेट जर्मिनेटेड। उस समय सीड में से नया प्लांट निकल के बाहर नहीं आ सकता। वो नया प्लांट तब तक नहीं आएगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी। जैसे फेवरेबल कंडीशन आई मतलब क्या हुआ कि थोड़ी बारिश हो गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, एयर में ह्यूमिडिटी हो गई है, ये सब फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में जैसे ही ऐसी कंडीशंस आती है, टेम्परेचर डाउन होता है, जिब्रेलिन्स एक्टिव हो जाते हैं and they terminate the action of or control suppress the action of abscisic acid। जिब्रेलिन्स एब्सिसिक एसिड के एक्शन को स्टॉप कर देता है और फिर सीड जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, फिर एक सिंथेटिक हार्मोन भी है जिसको हम बोलते हैं इथाइन। इथाइन को आप एसिटिलीन भी बोलते हो। एसिटिलीन और इथाइन एक ही बात है, आप कार्बन में पढ़ोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका फॉर्मूला होता है। एक सिंथेटिक हार्मोन है विच इज यूटिलाइज्ड फॉर premature ripening, that means early ripening of fruits, like premature ripening of fruits, मतलब फ्रूट को जल्दी पकाना है। समझो हमारे पास पे बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज में कच्चा मैंगो रखा हुआ है ना,
और ऐसा मौसम है जहाँ पे आपका मतलब मैंगो का नेचुरल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मैंगो का हर फ्रूट का एक सीज़न होता है, वो सीज़न नहीं चल रहा है और आपको एक कच्चा मैंगो ही सप्लाई करना है। डिमांड आई हुई है बहुत ज़्यादा और आपको तो आपने अपना जो मैंगो उगाया था, जो उसने जो किसान होते हैं उन्होंने उगाया था उस मैंगो को, उसको उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया था। अब विद द हेल्प ऑफ दिस गैस, दिस इज इन गैशियस फॉर्म, हालांकि हमको पाउचेज में पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, इथाइलिन, पाउडर्ड इथाइलिन। तो उस इथाइलिन को हम उस फूड की पैकेट में, उसमें जो भी पैक है उसके अंदर रख देते हैं उस पाउडर को, और या फिर इस गैस की हेल्प से इसको पकाया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल राइपनिंग कहलाती है। हम उसको नेचुरली राइप नहीं होने दे रहे, ये प्री मैच्योर राइपनिंग है, विच इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये आपके 5 तरह के हार्मोन्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ऑक्सिन्स, ग्रोथ बाय सेल इलोंगेशन, जिब्रेलिन, स्टेम की ग्रोथ इंटरनोड्स के बीच में गैप बढ़ा करके सीड जर्मिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनेस, सेल डिवीजन करवाएंगे, सेल डिवीजन करके ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाली गैमेटोजेनेसिस वाले सेल डिवीजन भी यही करवाते हैं। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है ना, ये नाम याद रख लेना, ग्रोथ रोकने वाला, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को जो इनहिबिट करे, ग्रोथ इनहिबिटर। और ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो विल्टिंग ऑफ लीव्स भी कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सीड के जर्मिनेशन को, और इथाइल आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसको एक बार आपकी बुक में थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।